अरे बिमला, ये क्या सिखाया तुमने अपनी बहू को? अब हमसे ही पर्दा करेगी? भाई हम कोई गांव के हैं, अपने ही हैं, घर वाले हैं, एक ही खानदान के हैं। चूल्हा चौका अलग हो गया तो क्या हुआ? बहू को भी घूंघट में रखेगी? अरे नहीं जीजी, मैं कौन होती हूँ घूंघट में रखने वाली? पता नहीं क्यों यही घूंघट में रहती है। मैं क्या करूं, आप ही बताओ। मैंने तो बोला था घूंघट करने की क्या जरूरत है। क्यों नेहा, बोला था कि नहीं बोला था? क्यों घूंघट में रह रही हो? ये तो अपने ही हैं, घर के हैं। आदत ही हो गई है इसकी, सबके सामने घूंघट लेने की। उठा लो घूंघट, उठा लो। बिमला जी ने तो ऐसे अपनेपन और हक से बोला जैसे नेहा घूंघट उठा लेगी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ये तो नेहा को पता था कि घूंघट उठाने के बाद कौन सी आफत आ जाती है। इसलिए बार बार सबके सामने बेइज्जत होने पर भी बेचारी कभी भी घूंघट से बाहर नहीं आती थी और हर बार उसकी इसी लाचारी का फायदा बिमला जी उठाती थी। असल में नेहा का ससुराल, उसका गांव, वहां पर्दा बहुत था। बहू को बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती थी, खास करके दिन में। अंधेरा होने पर वो थोड़ा बहुत बाहर निकल भी सकती थी, ना किसी के सामने आने की इजाजत थी। यहाँ तक कि बहू की खुलकर तेज हंसी भी घर से बाहर नहीं आनी चाहिए थी। नेहा ठहरी खुले विचारों वाली। उसके मायके में ऐसा कोई भी पर्दा नहीं था। बेचारी बिल्कुल ही अपनी परवरिश के विपरीत जगह पर आई थी। मायके में एक और जहां बिल्कुल सब लोग फ्री होकर रहते थे, ना कोई पर्दा, ना कोई रोक टोक। ससुराल में एकदम उल्टा ही था। फिर भी नेहा ने अपने आप को ससुराल में ढालने की पूरी कोशिश की, लेकिन आए दिन कोई ना कोई कमियां बिमला जी उसमें निकाल ही लेती थी। बेचारी नेहा पूरे दिन घर में बंद रहती, घर के कामों को करती, जो टाइम मिलता उसमें जाकर अपने कमरे में आराम कर लेती। अगर गांव की कोई औरत आकर बैठ भी जाती तो मजाल है कि बिना सास की परमिशन के उनके सामने चली जाए, और जब बिमला जी उसे बुलाती तो लंबा सा घूंघट लेकर आना पड़ता था। और घूंघट देखकर गांव की औरतें उसे सुनाने लगती। गांव की औरतें भी अजीब होती हैं। दूसरे की बहू का ताक झाक तो करना होता, खुद की बहू को चाहे भले ही कितने पर्दे के पीछे रखें। उस गांव में जैसे एक रिवाज सा हो गया था। खुद की बहू तो संभाली नहीं जाती, दूसरे की बहू में ताक झांक करना लगभग हर औरतों की आदत हो गई थी। यही काम बिमला जी खुद ही करती थीं। बिमला जी ने कभी भी नेहा को खुलकर नहीं कहा कि वो घूंघट करे, लेकिन उसके सामने गांव की, अगल बगल की, पड़ोस की, सबकी बहू की इतनी तारीफ करती और ऐसी ऐसी बातें करती कि फलाने की बहू, उसका तो कभी किसी ने चेहरा ही नहीं देखा, सभ्य परिवार की लगती है। ऐसी ऐसी बातें सुन बेचारी बहू क्या करेगी। कभी कहती हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती सास ससुर के सामने, सास के सामने चेयर पर बैठ जाए, उनके सामने बैठकर साथ में खाना खा लें। अब अगर बहू को दिन रात ऐसी बातें सुनाई जाएगी, बेचारी बहू क्या ही हिम्मत होगी कि वो खुलकर सांस भी ले सके। यहाँ तक कि नेहा जब कभी भी फोन पर बातें करती, थोड़ी सी भी आवाज तेज निकलती, बिमला जी दौड़कर उसके पास जाती और उसे टोकते हुए तुरंत कहती, हैं, जरा आराम से बोलो, धीरे धीरे बोलो, इतनी तेज बातें कर रही हो, बाहर तक आवाज जा रही है, सब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसा लगता है जैसे उस घर में नेहा का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। कुल मिलाकर सब कुछ बस एक दूसरे का देखा देखी चल रहा था। सब कुछ तो सही था, लेकिन नेहा को बस एक चीज पसंद नहीं थी। वो थी खुद उसकी सास दूसरों के सामने उसकी ही बेइज्जती करती। जब भी गांव की कोई भी चाची ताई आती और कहती, अरे बिमला, तुमने अपनी बहू को हमसे ही घूंघट करवा लिया है, हमसे ही बहू शर्म कर रही है। ठीक है भाई, कर लो शर्म। तो बिमला जी तुरंत ही कह पड़ती, अरे नहीं जिज्जी, भला मैं क्यों बोलूंगी, इसकी तो आदत हो गई है घूंघट करने की, हमने कब बोला, पूछ लो इससे सामने से। बस वहीं पर शुरू हो जाती नेहा की कहानी, बिमला जी की जुबानी। बेचारी नेहा सही होते हुए भी गुनाहगार बनी रहती। बस यही बात उसके मन को खल जाती। धीरे धीरे उसकी चिढ़ इतनी बढ़ती गई कि एक दिन उसने अपनी सास को टोका भी, मम्मी जी, आप बार बार सबके सामने ऐसे क्यों कहती हैं कि मैं जानबूझकर घूंघट करती हूँ? हाँ तो क्या करूं, कहना पड़ता है। वो तो चाहती हैं खुद की बहू को 7 तालों के अंदर रखेंगे और दूसरे की बहू को सोचेंगे कि घूंघट खोलकर उनके सामने बैठ के बातें करे, ताकि बाहर जाकर हजार कमियां निकालेंगी, गांव में ढिंढोरा पीटेंगी कि फलाने की बहू ऐसी है, फलाने की बहू ऐसी है।
ठीक है मम्मी जी, तो फिर ये बातें तो आप साफ साफ भी कह सकती हैं कि आपकी बहू भी सामने नहीं आती तो मेरी बहू भी नहीं आएगी, बात खत्म। आपको तो पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है उस समय जब आप सबके सामने कहती हैं कि मैं जानबूझकर घूंघट करती हूँ। आपकी बातें सुनकर वो औरतें मुझे चार बातें सुनाने लगती हैं और आप कुछ भी नहीं बोलती। आपको अच्छा लगता है क्या मुझे इस तरह कोई उल्टा सीधा कहता है तो? अरे तुम्हारी तो बड़ी इज्जत हो गई है, अब सास के ऊपर तुम्हारी इज्जत चल रही है। कौन सा उल्टा सीधा बोलते हैं, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, इतना कौन सा बोल दिया। अपनी इज्जत बचा के रखना अपने हाथ में होता है, इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मम्मी जी, ये छोटी बातें नहीं होती, आप उनके बोलने का तरीका तो देखा करिए, कितनी बुरी तरह से बोलती हैं कि कहीं की हूर हो, कहीं की परी हो, घूंघट करके बैठी है, सास मना करती है फिर भी घूंघट करती है। आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि मैं ही चाहती हूँ घूंघट करना? अच्छा, मतलब मेरी इज्जत चली जाए मंजूर है, तुम्हें कोई दो शब्द नहीं बोल सकता। मैं भी देख रही हूँ दिन पर दिन तुम्हारे भी पर निकल रहे हैं, अब तुम हमसे ही जबान लड़ाने लग गई हो। इतनी कौन सी बड़ी बात बोल दी जिज्जी ने? बिमला जी तो बिमला जी, साथ में बैठी उनकी बेटी रूपा भी माँ की हाँ में हाँ मिलाने लगी। और क्या माँ, अरे हम भी तो कितना सुनते हैं अपने ससुराल में, हमें भी तो कितना बोला जाता है। अब हमारी इज्जत इतनी हो गई कि हमारी इज्जत के सामने सास ससुर की कोई इज्जत नहीं है। दो बातें अगर सुन ले रही हो भाभी तो क्या बिगड़ जाता है? ऐसा भी क्या बोल दिया काकी ने? माँ खुलकर कहती उनके सामने क्या कि मैं ही मना करती हूँ बहू को घूंघट करने के लिए? बताओ, हटा लो घूंघट। तुमको मेरी मम्मी ने कहा क्या कभी घूंघट करने के लिए? मतलब सारी बातों का निचोड़ ये आ गया कि मैं अपने आप से ही घूंघट करती हूँ, उनकी मम्मी ने तो कभी घूंघट के लिए बोला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि बेटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बिमला जी भी कहने लगी, हाँ हाँ और नहीं तो क्या। मैंने कब बोला रहो अपने मन से, मत करो घूंघट? मैंने बोला क्या कि चार हाथ का घूंघट लेके जाओ, रहो भाई जैसे मर्जी। अब फिर से शुरू हो गया दोनों माँ बेटी का नेहा के खिलाफ बातें करना। अब नेहा जैसे उनके लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी, उसने पहली बार अपने लिए आवाज उठा दी। माँ बेटी की बातें सुनकर ऐसे लगने लगा जैसे नेहा जानबूझकर घूंघट करती है। इन लोगों ने कभी भी उसे घूंघट करने के लिए बोला ही नहीं। पूरे दिन यही महाभारत चलती रही। बेचारी नेहा खाना पीना भी दुश्वार हो गया था, क्योंकि नेहा के इतनी पूछने मात्र से ही माँ बेटी दोनों का मुंह फूलकर गोलगप्पा हो गया था। दोनों ही नेहा से बातें नहीं कर रही थीं, ऊपर से उल्टे सीधे ताने भी सुनाए जा रही थीं। इस तनाव भरे माहौल में धीरे धीरे एक हफ्ता तो कटा। बेचारी नेहा माँ बेटी के बीच बुरी तरह से पीस के रह गई थी। कभी कभी उसका मन करता कि फेंक दे उठा के घूंघट का पर्दा और जैसा ये लोगों ने कहा वैसे ही रहने लगे। लेकिन कोई भी फैसला इतनी जल्दी लिया ही नहीं जा सकता। माहौल को जानते हुए बेचारी नेहा हर बार मन को मार के रह जाती, हर बार वही बात दोहराई जाती, फिर से वही तनाव भरा माहौल। करीब 10 दिनों बाद काकी फिर से भेंट करने आती हैं। चाय पानी पीने के बाद जब बिमला जी ने नेहा को उनके पैर छूने के लिए बुलाया तो बेचारी नेहा दोबारा से घूंघट में ही गई और फिर से शुरू हुआ वही महाभारत। फिर से दोहराई गई वही कहानी। घूंघट देखते ही आदत से मजबूर काकी ने नेहा को टोका, का बहुरिया, हम ही से पर्दा, हम ही तो नहीं पराए लगते हैं। अरे हम तो घर के हैं, हमसे काहे का पर्दा कर रही हो? का बिमला, यही सिखाई तुम अपनी बहू को? बताओ भला जिज्जी, हमें का पड़ी है? हमने तो बोला ही नहीं कभी, हमने तो बोल दिया कि सब घर के ही है, अब बहू ही अपनी मर्जी से। अरे काकी, माँ ने कभी बोला ही नहीं भाभी को पर्दा करने के लिए। भाभी खुद से ही घूंघट में रहना इनको अच्छा लगता है। फिर से वही सारी बातें दोहराने लगी। अभी तो बड़ी मुश्किल से नेहा अपने आप को समझा पाई थी दोबारा फिर इस दलदल में। और अब इन लोगों की बहू की गाथा फिर से शुरू हो गई थी। नेहा ने तो 1 मिनट के लिए बिमला जी का बोलना बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जाने क्यों उसे अपनी ननद का बोलना खल गया कि माँ ने उसे बोला ही नहीं घूंघट करने के लिए, वो जानबूझकर घूंघट करती है। दोस्तों, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। आखिर नेहा भी कब तक बर्दाश्त करती? आज जाने कहाँ से नेहा के अंतर मन की आवाज आई और नेहा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह वहीं नीचे बैठे बैठे अचानक से घूंघट उठा देती है
और काकी जी से कहती है, काकी जी लीजिए, हटा दिया मैंने अपना घूंघट। आप तो घर की है ना, और सच कह रही हैं। माँ जी, उन्होंने तो कभी भी मुझे घूंघट के लिए कहा ही नहीं, किसी ने ही नहीं कहा। मैं खुद से घूंघट करती थी, लेकिन मुझे माँ जी की बातों से, दीदी की बातों से लग रहा कि जैसे घूंघट करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, इसलिए मैं घूंघट ही हटा दी। अब तो ठीक है ना। नेहा का ऐसा बदला बदला रूप देखकर काकी जी के साथ साथ दोनों ही माँ बेटी सब आंखें फाड़े रह गईं। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काकी जी तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। साथ में ही बिमला जी की आंखें और मुंह दोनों ही खुले के खुले रह गए थे। दोनों ही लगातार नेहा को ही देखे जा रही थी, जैसे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा कभी ऐसा भी कर सकती है। घूंघट के साथ उसने अपनी जबान भी खोल दी। काकी को लगा मामला गर्म हो रहा है, तो बिना बोले चुपचाप वहां से निकलने लगी। तो नेहा ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे काकी जी, आप जाने क्यों लगी? आप ही तो चाहती थी ना कि मैं घूंघट ना करूं, और जब मैंने घूंघट उठा दिया तो आप भाग रही हैं क्यों? काकी जी बिना बोले चुपचाप वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इधर बिमला जी और उनकी बेटी दोनों ही हैरानी से लगातार नेहा को देखे जा रही थी। काकी जी के जाने के बाद नेहा एक नज़र अपनी सास बिमला जी और ननद पर डालती है और उठकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि बिमला जी अब उसे घूंघट करने के लिए सबके सामने बेइज्जत नहीं करेंगी। हुआ भी यही। नेहा का ये रूप देखकर बिमला जी सच में कभी भी उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी भी चीज में रोक टोक करें। उनके मन में ये डर बैठ गया था कि बहू मोटी बुद्धि की है, ना जाने कब किसके सामने क्या कर बैठे। बिमला जी का यही डर नेहा के लिए चैन की सांस लेने वाला था। दोस्तों, अभी भी अधिकतर गांव में पर्दा बहुत होता है। पर्दा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पर्दे की आड़ में नई नवेली दुल्हन को ऐसे सबके सामने बेइज्जत करना, ये तो सही नहीं है ना। दोस्तों, कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आए, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, आपके सहयोग और सपोर्ट से हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन बटन ओपन हो गया है। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपके प्यार और सहयोग के लिए तहे दिल से शुक्रिया।